स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो शुरू करते हैं। टॉपिक आता है, उसमें पार्ट आएगा सबसे पहले एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आती है? एडिटिव नेचर आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो देखते हैं कि एडिटिव नेचर नाम से पता लग रहा है कि जो चार्ज इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एडिटिव इन नेचर। हमेशा याद रखना प्रॉपर्टी क्या कहती है चार्ज की, वो क्या रहेगी? एडिटिव रहेगी। इन जनरल इफ़ ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अगर सपोज करो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, Q1 करके Q2 नाम दे दिया। Q मतलब स्मॉल Q को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्ज को। तो जब भी हमने चार्ज को लिखना है तो हमें किससे डिनोट करना पड़ेगा? स्मॉल Q से डिनोट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो हम उसको नंबर ऑफ हम n मान लेते हैं, अप टू n है तो Q1 Q2 Q3 ये सारे हमने क्या मान लिए? नंबर ऑफ चार्जेस अप टू Qn है। ठीक है। तो देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो टोटल चार्ज हमने क्या पढ़ा? एडिटिव नेचर होती है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? हमको सीधा चार्जेस सीधा सीधा प्लस हो जाएंगे। तो हमेशा जब भी याद रखना कि जब भी नंबर ऑफ चार्जेस सिस्टम में होंगे तो वो हम उसको सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कैसे होगा? सिर्फ आपने वैल्यू डालनी है और सीधा उसको प्लस करते रहना है, जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, अब हम क्या करना है? नेट चार्ज निकालने के लिए वो जस्ट ऐड अलजेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, दिस इज नोन। जैसे ये सीधा सीधा सारे ऐड करो जिस एक सिस्टम के अंदर, सपोज करो ये सिस्टम ने मान लिया, उसके अंदर पहला चार्ज है, दूसरा भी चार्ज है, यहाँ पे तीसरा है, तो पूरे सिस्टम का नेट चार्ज पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा प्लस करना पड़ेगा, जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो जो वैल्यू होगी उसको आप डालोगे और सबको प्लस कर दोगे। ठीक है। तो ये थी आपकी कौन सी? एडिटिव नेचर किसकी? चार्ज की। आगे चलते हैं। आगे क्या है? दूसरा जो आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, देखो, इफ द साइजेस ऑफ द चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम देन देर कैन बी कंसिडर एज पॉइंट चार्जेस। अगर जो साइज है चार्ज बॉडीज का बहुत कम है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस, सपोज करो एक चार्ज है आपके पास, एक चार्ज आ गया आपके पास यहाँ पर, ये 1 नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। दूसरा चार्ज यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, 1 चार्ज यहाँ पे मान लिया हमने, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। तो अगर ये डिस्टेंस एज़ कंपेयर टू देयर साइज़, अपने साइज़ से ज़्यादा की दूरी पे दूसरा चार्ज हो, तो हम इस चार्ज को क्या मानेंगे? पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर देंगे। ठीक है, कंसीडर, समझ आया? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखना कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कंजर्व्ड। इन सिंपल वर्ड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होगा? कोई भी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, अब कोई भी प्रोसेस के टाइम नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। और यहाँ पे भी वही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो सिस्टम का क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। ठीक है। तो मतलब ना ही क्रिएटेड ना ही डिस्ट्रॉयड होगा, खाली शिफ्टिंग होगी। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है। तो क्या अभी हमने पढ़ा कि इन एनी फिजिकल बट द चार्ज में क्या ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर बट द नेट चार्ज विल रिमेन द सेम। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या कहती है? क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन में क्या है? द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। देखो, ये कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि क्यू किसके इक्वल होता है। अब क्यू हमको किसको डिनोट किया था? क्या बता रहा है वो बता रहा है क्यू इज द चार्ज। वो किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस ऑफ एन ई। अब एन हमेशा हमने पीछे स्टार्टिंग में पढ़ा था, एन जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, खाली नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, बेसिक मतलब आपका जैसे ई को नॉर्मल आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। तो ये ई की जगह वैल्यू आएगी। एन आपको पता लगा इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और क्यू क्या हो जाएगा? आपको इलेक्ट्रिक चार्ज होगा।
ठीक है? तो यही इसका क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जो चार्ज किसी भी बॉडी पे होगा वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को मान के चलते हैं, इस पे चार्ज कितना होता है इतना, ठीक है? तो क्वांटाइजेशन पे ये होगा, ठीक है? तो अब एसआई यूनिट क्या कहती है? कूलम। हमेशा याद रखना चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम होगी, ठीक है? तो उसके बाद उसको डिनोट किससे करते हैं? कूलम को कैपिटल सी से, ठीक है? कैपिटल सी से। और वैल्यू देखो हमने इलेक्ट्रॉन की देख ली है और ये वैल्यू अब कूलम में आ जाएगा, ठीक है? तो चार्ज जो यहाँ वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी दे दी हुई है यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10⁻9। तो ये जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू दी है, ठीक है, मतलब आपको क्या दे दिया हुआ है ये आपको दे दिया हुआ है स्मॉल क्यू की वैल्यू दे दी हुई है। अब पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट कहता है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ट्रांसफर में कहाँ से? इफ उसके बाद इज देयर एनी मास ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो ये हमें कैलकुलेट करना। अब आपको फॉर्मूला आपको गिवन क्या हुआ है? गिवन दिया हुआ है क्यू की वैल्यू दे दी। नेगेटिव चार्ज है तो हमने नेगेटिव यहाँ पे वैल्यू लगाई है, ठीक है? तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी आपको पता ही है, ठीक है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो नेगेटिव लिखा है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखा है। अब क्यू इक्वल्स टू एन ई होता है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू अपॉन ई हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपकी वैल्यू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1.85 इंटू 10⁻12। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये वैल्यू पॉइंट में है, हमें तो ऊपर पड़ा पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, लेकिन 10⁻12 है। तो जब यहाँ से आप पॉइंट उठाओगे तो आगे वैल्यू विदाउट पॉइंट विदाउट डेसिमल वैल्यू बनेगी। तो ये एन की वैल्यू हो सकती है। खाली इसको नहीं देखना, आगे देखना मल्टीप्लाई में तो नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? नेक्स्ट पार्ट कहता है जो था कि इज देयर ए ट्रांसफर मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो क्या होगा? यस। क्यों? क्योंकि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पहले हमको पता होना चाहिए कितना होता है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9 इंटू 10⁻31 kg। अब मास कितना ट्रांसफर हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुआ है तो जो वूल से पॉलीथीन में हुआ होगा, हमने मास ऑफ द टोटल नंबर ऑफ तो यहाँ से कैलकुलेट कर दी, क्योंकि फॉर्मूला तो इतना ही है कितना मास ट्रांसफर हुआ। मास तो उतना ट्रांसफर होगा जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा मल्टीप्लाई जितना एन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो इतने हुए हैं, ठीक है? तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी आएगी? 1.687 माइनस 13 kg में, ठीक है? तो ये वैल्यू आपकी आ गई, इतना मास आपका ट्रांसफर हुआ है, ठीक है? तो ये वैल्यू आपको गिवन है, आप कैलकुलेट करो, देखो आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक कॉपर स्लैब दी हुई है जिसका मास दे दिया हुआ है, जिसमें कितने एटम्स दे दिए हुए हैं? 2 देखो ध्यान से, कितने एटम्स दे दिए हुए हैं? द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम इज इतना, बट फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर टू गिव ए चार्ज ऑफ इतना, ठीक है? तो अब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ कितने कॉपर स्लैब में दे दिए हुए हैं, ठीक है? तो कितने दिए हुए हैं? अच्छा टोटल निकालने, लेकिन अभी आपको पता मास इतना है, उस मास में एटम्स कितने हैं वो भी मेंशन है, ठीक है? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम कितना? 29 है, तो 29 ई है। अब ई यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है? यहाँ पे ई लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन 29 को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 29 मल्टीप्लाई बाई कितने एटम्स थे कॉपर स्लैब के अंदर, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान समझो कि क्या कहा हुआ है कि कॉपर स्लैब का मास 2 ग्राम है, जिसमें 2 × 10⁻22 कितनी एटम्स दिए हुए हैं? देखो ये मान लेते हैं यहाँ पे कॉपर स्लैब है, ये कॉपर स्लैब मान लेते हैं, ठीक है? उसके अंदर मास कितना है इसका? 2 ग्राम है, ठीक है? उसके अंदर एटम्स कितने हैं? 2 × 10⁻22 एटम्स है, ठीक है? और चार्ज जो एक एटम पे इतना है तो हम 29 को मल्टीप्लाई करने पर टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक का है, तो टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस कितना आएगा? एक एटम का 29 है तो टोटल का इतना आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं तो हमको चेक करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिमूव फ्रॉम द स्फीयर टू गिव। तो इतना चार्ज लाने के लिए
इतना क्यू की वैल्यू लाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन कितने मूव्ड होंगे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, आपको पता है क्यू, हमें पता है क्यू इक्वल्स टू एन ई के इक्वल होता है, पता ही है क्यू इक्वल्स टू एन ई के इक्वल होता है। अब क्यू एन ई के इक्वल होता है, तो हमें यहाँ से एन कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट एन करना है, कैलकुलेट। तो एन कैसे होगा, क्यू अपॉन ई। तो क्यू कितना है, ये देखो कितने चार्ज ये देना ना, तो हमने पहले इसकी वैल्यू लिखी ऊपर, ठीक है। माइक्रो है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 है, ठीक है। उसको डिवाइड किया आपने ई के चार्ज से, तो आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन कितने फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना इसकी वैल्यू है रेशो निकालनी पड़ेगी, मतलब रेशो से तभी निकलेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे स्लैब के अंदर। तो दोनों को डिवाइड करोगे, हमेशा याद रखना, क्योंकि फ्रैक्शन ही पूछे, देखो व्हाट फ्रैक्शन। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। उस इलेक्ट्रॉन के बाद क्या करना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव्ड हुए हैं, उसको जब भी फ्रैक्शन आए तो दोनों को क्या कर देना, आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे के देखो, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि डिफरेंस बताओ चार्ज और मास का, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, डिफरेंस बताओ चार्ज और मास का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी में भी, ये देखो चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना मास क्या रहती है, पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है, ठीक है। हमेशा याद रखना मास क्या रहेगी, बॉडी पे पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखो, चार्ज कैरिड बाय द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, मतलब चार्ज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी जो चल रही है किसी वेलोसिटी से, उस पर चार्ज डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास बढ़ जाता है विद इट्स वेलोसिटी से, ठीक है। क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, इसको याद रख लो, कॉपी पे लिख लो कि मास इक्वल एम इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - v² बाई सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या है, एम नॉट क्या होगा, रेस्ट मास, जब रुका हुआ है, ठीक है। जब चल पड़ा, तो जो चल पड़ा कितनी वेलोसिटी से वहाँ पे वी में आ जाएगा, और सी जो होगा वेलोसिटी ऑफ द लाइट, जो 3 × 10⁸ होता है, क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज विद वेलोसिटी। उसके बाद क्या, चार्ज इज क्वांटाइज, अभी हमने पढ़ी प्रॉपर्टी, चार्ज क्या हो जाता है, क्वांटाइज, लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ द मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। अब ये प्रॉपर्टी पे हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कंजर्व्ड प्रॉपर्टी इसकी, लेकिन मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास इज नॉट कंजर्व्ड, बट इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी, ठीक है, बट इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये ऑलवेज होता है, ये नॉट कंजर्व लेकिन चेंज हो जाता है। फोर्स बिटवीन द चार्जेस कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव चार्ज, ये हमने पढ़ लिया कि अनलाइक होंगे, या अनलाइक में क्या होगा, रिपेल, अनलाइक में अट्रैक्ट करेगा, लाइक चार्जेस में रिपेल करेगा, लेकिन मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में हमेशा क्या रहेगी, अट्रैक्टिव होगी। तो ये डिफरेंस पेपर में आ जाता है, बोर्ड के पेपरों में, या असर्शन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन टॉपिक इसमें से पूछ लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को नोट करके, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, तो फिर आगे आप प्ले का बटन दबा सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नोट करके आगे हम देखते हैं। हम यहाँ पर आपको है प्रैक्टिस सेटअप, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट, पहले आप क्या करें, पिछला जितना भी लेक्चर उसको पढ़ लें, ठीक है। पिछला लेक्चर करने के बाद ताकि हम उसको हम टॉपिक प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो ताकि आपको पता लग जाए कि आपने पहले लेक्चर में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकें,
ठीक है बच्चे, मिलते हैं हम अगले वीडियो में जो कि होगा प्रैक्टिस सेट। इसलिए इससे पहले आप पहला लेक्चर भी सुने इसी चैप्टर से, और यहाँ जहाँ तक आज हमने पढ़ा है वहाँ तक आप पढ़ें, ताकि आप प्रैक्टिस सेट आराम से कर सकें। ठीक है, अच्छे स्कोर ला सकें। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।